नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 100 पर। मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और वक्त हो चला है हमारे खास शो का, डिबेट शो, जहां मुद्दा है मिडिल ईस्ट में बढ़ता युद्ध। अब सिर्फ क्षेत्रीय संकट नहीं रहा, बल्कि इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था और आम लोगों की जेब पर भी देखने को मिल रहा है। ताजा हालात ये हैं कि अंतर्राष्ट्रीय तनाव बढ़ने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल आया है और इसका सीधा असर भारतीय बाजारों पर पड़ा है। इसी के साथ भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड गिरावट के साथ 92 के पार पहुंच गया है। अगर ये युद्ध लंबा चला और मान लीजिए 100 दिन तक खिंच गया तो भारत में महंगाई का दबाव और बढ़ सकता है। पेट्रोल, डीजल, गैस, ट्रांसपोर्ट और खाने पीने की चीजों की कीमतों पर इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा आयात कराता है। इसलिए तेल की बढ़ती कीमतें सीधे अर्थव्यवस्था, रुपया और शेयर बाजार पर दबाव डालती हैं। तो बड़ा सवाल यही है कि अगर मिडिल ईस्ट का यह युद्ध लंबा चला तो क्या भारत में महंगाई की एक नई लहर आने वाली है, और क्या सरकार के पास इससे निपटने की कोई ठोस रणनीति है? इन्हीं सवालों के आज हम जवाब ढूंढेंगे और इसी पर आज बड़ी बहस होगी। तो ऐसे में ये जो महायुद्ध चल रहा है, इसको लेकर आज हम तमाम सवाल आज खड़े करेंगे हमारे इस शो में, जहां बात है कि जब यह युद्ध लगातार बढ़ता जा रहा है और एक अनुमान लगाया जा रहा है कि युद्ध काफी लंबा खिंचेगा। मध्य पूर्व संघर्ष से बड़ी ऊर्जा बाजार, तेल, महंगाई पर क्या असर अब भारत पर पड़ने वाला है, इन तमाम मुद्दों पर आज चर्चा होगी, क्योंकि ये चर्चा होना बेहद जरूरी है। क्योंकि जब किसी भी देश के बीच में युद्ध होता है तो उसका असर अन्य देशों पर भी पड़ता है। ऐसे में इसका असर भारत पर कितना पड़ेगा और भारतीयों को क्या कुछ झेलना पड़ेगा, इसकी जानकारी हमें और आपको होनी चाहिए। ऐसे में इस पर बहस के लिए और आगे की चर्चा के लिए हमारे साथ कई मेहमान जुड़ने वाले हैं। पहले तो मैं स्वागत करती हूं मेजर मोहम्मद अली शाह जी का, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और दूसरे हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर अभिषेक अलावत, जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज हमारे साथ हमारे इस खास शो में जुड़ने के लिए। थैंक यू जी सर, ये युद्ध बहुत लंबे टाइम से चलता आ रहा है, इतने दिन बीत चुके हैं और हर भारतीय के मन में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल यही मैं आपसे पूछ लेती हूं सर, कि ईरान और इजराइल युद्ध का भारत पर क्या असर पड़ेगा? मेरा पहला सवाल सर आपसे यही रहेगा अभिषेक जी, कि क्या असर पड़ सकता है इसका? जी, सर्वप्रथम आपको और पैनल में मौजूद सभी को मेरा प्रणाम, जय हिंद। देखिए, ये जो युद्ध है, अब 9 दिन इसको शुरू हुए हो चुके हैं और ये कहीं बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी ऐसी संभावना नजर नहीं आ रही है। अमेरिकन एंड इजरायली स्ट्राइक्स जब इन्होंने शुरू में की थी तो इनके दिमाग में ये था कि हम टॉप लीडरशिप को पूरी तरीके से डेसिमेट कर देंगे, खत्म कर देंगे, और उसका परिणाम ये होगा कि रेस्ट ऑफ द कंट्री जो है वो सरेंडर कर देगी। परंतु ईरान की जो पॉलिसी ईरानियंस ने फॉलो करी, उन्होंने अपने सेंट्रल कमांड को डिवाइड कर दिया। आज की तारीख में वो लगभग 33 पार्ट्स में ईरान को डिवाइड करके बैठे हैं और अपने आप को एक प्रोलॉन्ग्ड वॉर के लिए तैयार वो कर चुके हैं। जैसे कि कल उनके जो ईरानियन नेशनल गार्ड जो है उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि कम से कम 6 महीने तक हम इस वॉर को इसी तरीके से बदस्तूर जवाबी कार्रवाई करते हुए सस्टेन कर सकते हैं। ये इस बीच में उन्होंने जिस तरीके से होमोस स्ट्रीट को जिस तरीके से उन्होंने ब्लॉक करने की अपनी मंशा सारी दुनिया के सामने जाहिर कर दी, उसके बाद उन्होंने अपने साथी जो ममालिक है, जो बाकी मुस्लिम कंट्रीज हैं उनके आसपास में, जो कि अमेरिकन अलाइज हैं, सऊदी अरेबिया को उठा लीजिए, यूएई को उठा दीजिए, कतर को उठा लीजिए, बहरीन को उठा लीजिए, उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। उन्होंने सबके ऊपर हमले किए, ना केवल अमेरिकन बेसिस के ऊपर हमले किए, वो उनके सिविलियन इदारों के ऊपर भी हमले हुए। जैसे कि दुबई के विषय में हम सब लोगों की एक अवधारणा थी कि
एक तरीके से मिडिल ईस्ट में यूरोपियन एक सिटी है दुबई, जो कि पूरे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की सिटी है। आज जिस तरीके का वहां पे डर का माहौल है, वहां के एयरपोर्ट को बॉम्ब किया गया, वहां के पे हिंदुस्तानियों की एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट वहां की रियल एस्टेट से लेके अलग अलग डिपार्टमेंट्स में है। भारतीय वहां पे बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, तो उनके लिए एक बड़ी समस्या पैदा हो गई। अब आते हैं अपनी इकोनॉमिक, भारत की इकोनॉमिक सिचुएशन के ऊपर। देखिए, कोरोना के टाइम से ही भारत ने अपने रिजर्व्स को भरना शुरू कर दिया था। उसके बाद जब ये रशिया यूक्रेन युद्ध हुआ, तो इंडिया के सामने एक और अपॉर्चुनिटी आई कि हमने इन मेजर डिस्काउंट्स लेते हुए रशिया से अपने रिजर्व्स भरने शुरू किए। ना केवल हमने यूरोप को एक्सपोर्ट किया, अपने भी जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स थे वो हमने पूरे किए। एक और चीज मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं कि केवल रशिया के साथ नहीं, हमने कई अरब कंट्रीज के साथ भी ऐसी डीलिंग्स की। सऊदी अरेबिया के साथ हमारी ये डील थी कि जो उनके पास रिजर्व्स हैं, जो उनका एक्स्ट्रा वो तेल है, तो वो इंडिया के अंदर उसको रिजर्व के तौर पे रख सकते हैं। उस कॉन्ट्रैक्ट में जो एक डिटेल है, उसमें एक लाइन ये जोड़ी गई थी कि अगर भारत में कोई इमरजेंसी आ जाती है, इमरजेंसी की सिचुएशन में भारत का पहला अधिकार होगा उस तेल के रिजर्व को यूज करने का। वरना वो सऊदी के हैं, सऊदी फ्री है, उनको जब चाहे जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकता है। पर राइट नाउ जैसे कि हम देख रहे हैं कि वॉर सिचुएशन पूरी दुनिया को घेरे जा रही है। धीरे धीरे इसकी लपटें मिडिल ईस्ट से बाहर निकलते हुए जा रही है। आप देख सकते हैं कि कैसे तुर्की तक के को निशाना बनाने की कोशिश करी गई, और तुर्की ने F-16 डिप्लॉय कर दिए हैं। साइप्रस में उसने अपने F-16 डिप्लॉय कर दिए हैं। तो ये वॉर जो है प्रोलॉन्ग जाने वाली है। भारत के लिए हमारे स्ट्रेटेजिक रिजर्व जरूर हैं, परंतु जिस तरीके से ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रहे हैं, भारत को कहीं ना कहीं समस्या आने वाली है। हमारी लॉजिस्टिक प्राइसेस बढ़ने वाली जी है। सर, जी। और इस बीच सर माफ कीजिएगा, मैं आप तक लौट के वापस आऊंगी। इस बीच हमारे साथ शरद कोहली जी, अर्थशास्त्री हैं, वो जुड़ गए हैं। सर, मैंने अभिषेक जी से जो सवाल किया वही सवाल मेरा आपसे भी है कि इस पूरे युद्ध का भारतीयों की जेब पर क्या असर पड़ने वाला है सर? नमस्कार स्वाति, आपको और टीवी 100 के सभी व्यूअर्स को। मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल, कंटिन्यू कीजिए सर। देखिए, आपकी रसोई तक तो पहले ही पहुंच चुका है। 60 रुपए गैस सिलेंडर के दाम अभी 2 दिन पहले बढ़ाए गए एलपीजी के, तो रसोई तक तो इसकी आंच आ चुकी है। अब ये जैसे ही ये $100 से ऊपर टिकेगा, तो इसका भारतीय जो पेट्रोलियम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, जिसमें हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, इंडियन ऑयल है, भारत पेट्रोलियम है, कुछ निजी क्षेत्र की कंपनियां भी हैं, उनको पेट्रोल और डीजल के दाम एक लिमिट के बाद बढ़ाने पड़ जाएंगे। और अगर बढ़ाने पड़ जाते हैं तो इसका सीधा सीधा जब भी $10 क्रूड की प्राइस बढ़ती है, तो उसका 20 से 30% हमारी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई जिसको कहते हैं, उस पर असर दिखता है। और इसका फिर जीडीपी पर भी करीब 20 से 30 बेसिस पॉइंट का असर जीडीपी पे पड़ने लगता है। तो क्योंकि जब आप डीजल का दाम बढ़ाते हैं, तो क्योंकि आवाजाही में उसका प्रयोग किया जाता है, सामान को ढुलाई में प्रयोग किया जाता है। आपको एयर टर्बाइन फ्यूल के प्राइसेस बढ़ते देखेंगे, जो ट्रक इस्तेमाल करते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और वो पास ऑन कर देते हैं उस सामान पर जिस सामान को वो लेकर जा रहे हैं। तो महंगाई बढ़ती दिख सकती है। अभी तो हमारे पास विशाखापट्टनम में, मंगलुरु में, पेद्दूर में हमारे पास स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं। पेट्रोलियम मंत्री जी का बयान आया 2 दिन पहले कि हमारे पास करीब 1.5 महीने के आसपास का स्टॉक है। अभी कोई इमीडिएटली पैनिक करने की जरूरत नहीं है, परंतु युद्ध में परिस्थिति निरंतर बदलती रहती है। युद्ध जो है उसमें कोई 2 दिन एक से नहीं होते हैं, और अगले घंटे भी परिस्थिति बदल सकती है। तो मुझे लगता है युद्ध पे नजर रखनी चाहिए। सुप्रीम लीडर वहां के नए बन गए हैं, खमीनाई साहब के पुत्र हैं मुस्तफा खमीनाई। हो सकता है कि युद्ध में उनके आने से एक नई ऊर्जा और फिर से युद्ध और ज्यादा भड़क जाए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद कर चुके हैं, आपको पता है। भारत का लगभग आधा जो क्रूड एनर्जी है उस रूट से आता है। विश्व भर का 20% एनर्जी वहां से आती है। तो वो केवल एक समुद्री रास्ता नहीं है, वो दुनिया की एनर्जी की लाइफ लाइन है। उसका बंद होना ये शॉर्टेज क्रिएट करेगा। भारत विकल्प पर ऑलरेडी मीटिंग चल रही है। भारत सरकार में एक वॉर रूम बना हुआ है, जहां पर निरंतर नजर रखी जा रही है कि क्या इसका आर्थिक और जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट हमारे ऊपर आएगा। तो मुझे लग रहा है कि लोगों को थोड़ा सा सतर्क हो जाना चाहिए। ऐसा ना समझे कि सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई तो मैं क्या करूं। ठीक है, इतनी दूर लड़ाई हो रही है, 2-3 हजार किलोमीटर, तो हमसे क्या लेना देना है उसका। ऐसा नहीं है। इस लड़ाई की आंच जो है वो आपकी जेब तक, आपकी अपनी अर्थव्यवस्था तक आ सकती है। स्वाति जी बिल्कुल सर, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। रुक कर लेते हैं परमजीत जी का। परमजीत, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 100 पर।
डिफेंस एक्सपर्ट हैं, डिफेंस की अच्छी समझ रखते हैं। सर, ये युद्ध कितना लंबा खिंचने वाला है, और अगर ये ज्यादा लंबा जाता है तो इसका भारत पर डॉलर का ये जो $100 के अगर ये ऊपर गया तो भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ेगा? सर, इस संकट से रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले गिर सकती है। सर, कई सवाल है, ये युद्ध कितना लंबा खिंच सकता है? सर देखो, इनिशियली ये जो युद्ध शुरू हुआ वो सिर्फ 2 स्टेट में था, सोचा था कि ईरान और इजराइल के बीच में, बट देन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने पूरा इसके अंदर आई वुड से इक्वल से बढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे हैं इजराइल के साथ, और इसका बहुत बड़ा लंबा असर होने वाला है। क्योंकि हम अगर वॉर सिनेरियो के हिसाब से बात करें, ओके, सिंस मैं तो एक्स एयरफोर्स हूँ तो मैं मिलिट्री के आपको एंगल्स भी दे सकता हूँ कि ये कन्वेंशनल वॉर सोचा था कि इतनी बड़ी दूरी तक नहीं जाएगी, मगर जो ईरान ने स्ट्रेटजी एम्प्लॉय की है वो ये एम्प्लॉय की है कि दैट अगर हम आपका जवाब डायरेक्टली नहीं दे सकते तो जो आपके बेसिस है अराउंड ईरान वो वहां पे हम अटैक करेंगे। बट आप ध्यान से देखेंगे कि वो जो अमेरिकन एयर बेसिस है उस पर नहीं सिर्फ अटैक करे, वो सिविल एरिया में भी अटैक कर रहे हैं, सिविल एयरपोर्ट्स पे अटैक कर रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है ईरान की, क्योंकि जब तक ये सारी कंट्रीज जो सपोर्ट करती आई हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, और मैं थोड़ा सा हट कर तो रिलीजियस इसका अफेक्ट जो होता है इस्लाम के ऊपर, कि ये वेस्टर्नाइज हो रही हैं सारी कंट्रीज। आप दुबई में जाओ, इवन सऊदी अरेबिया में हम अभी कुछ दिन पहले लैंड किए, तो उधर का भी कल्चर वो नहीं है जो सऊदी अरेबिया में हम देखते थे कुछ सालों पहले, अभी बहुत वेस्टर्नाइज हो रहा है। मगर सबकी जो आपका जो क्वेश्चन जो है कि इसका डॉलर के ऊपर क्या इफेक्ट होने वाला है, 101% डॉलर जो है गिरता चला जाएगा इंडिया में और ये सारी कंट्रीज के अंदर। आपने देखा कि पाकिस्तान का क्या हाल है डॉलर के अगेंस्ट, ओके, और इंडिया का भी हम नियरली 100 पे टच कर रहे हैं। तो ये महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि इस युद्ध का जो कॉस्ट है जो यूनाइटेड स्टेट्स उठा रहा है, वो जैसे हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब ने बताया अभी कि ये सारी वर्ल्ड को इसको बेयर करना पड़ेगा, क्योंकि वो अमेरिका ये नहीं है कि ये इतना युद्ध लड़ाई जो कर रहा है ईरान के साथ, वो सिर्फ नुकसान जो है लेके पीछे हटने वाला है, वो ऑयल रिजर्व्स के लिए फाइट कर रहा है। यहाँ पे न्यूक्लियर का जो जिसको लेके उन्होंने युद्ध किया कि इनको न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देना, वो IAEA ने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि इनके पास कोई भी ऐसा संभावना नहीं है कि जिसमें वो न्यूक्लियर आर्मामेंट इस टाइम पे बना सकते हैं। मगर भी एप्रिसिएशन है कि कर सकते हैं, ओके, यूरेनियम को थोड़ा सा 15-20 दिन का रिचिंग चाहिए और ये दे कैन मेक अ न्यूक्लियर बॉम्ब। बट हमारे मिलिट्री में जो एप्रिसिएशन ये चल रही है कि इनके पास कभी भी न्यूक्लियर जो आर्मामेंट की पावर नहीं रहेगी। और साथ में हमारे जो पाकिस्तान लगता है, पाकिस्तान देश जो है उसके वो न्यूक्लियर पावर है और वो ईरानियन की बॉर्डर्स को टच करता है, तो ऑटोमेटिकली आपने देखा कितनी उधर पाकिस्तान के अंदर जो इसके अगेंस्ट एजिटेशन हो रही है, ईरान के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर शुरू हुआ है, ओके। इसी करके गवर्नमेंट भी थोड़ा बड़ा केयरफुली कमेंट्स आते हैं, जो भी जहां सपोर्ट जो करते हैं हम ईरान को इनडायरेक्टली, बहुत क्वाइटली, सो दैट कि इजराइल जो है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है फॉर वॉर सिनेरियो विद पाकिस्तान एंड चाइना, क्योंकि इनका जो इजराइल है वो उसकी इतनी सपोर्ट रही है हिंदुस्तान को, मैं आपको बता नहीं सकता। कई चीजें जो है वो पब्लिसाइज नहीं होती, वो टोटली साइलेंट मोड पे रहती हैं, बट आर्म फोर्सेस इजराइल के साथ बहुत ज्यादा अच्छे ताल्लुकात हैं, क्योंकि जो टेररिज्म हमारी कंट्री में जो इसका उजाला हुआ था, आपको मालूम है, उसको दबाने के लिए इजराइल ने बहुत हमारा साथ दिया। अभी आपने देखा कि 2 दिन पहले ही हमारे प्राइम मिनिस्टर इजराइल के अंदर थे और उसके बाद जो अटैक हुआ, तो पहले बात इन्फ्लेशन बढ़ने वाली है हिंदुस्तान के अंदर। जो उन्होंने बताया 60 रुपए गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ चुकी है और
जो पेट्रोल के प्राइसेस हैं वो भी शूट अप कर रहे हैं, आप 100 से ऊपर जाने वाले हो गए हैं। ओके, तो इसलिए हर चीज डॉलर के साथ रिलेटेड है। अगर डॉलर की कीमत कम होती है तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन ऊपर जाने वाली है। बिल्कुल, तो बिल्कुल, कमोडिटीज जो हैं जी वो बिल्कुल सर, आपके पास वापस लौटेंगे। अभिषेक जी, आपसे सवाल मेरा यही है कि क्या ये जो युद्ध चल रहा है इसके लिए अब लगातार युद्ध बढ़ता जाएगा, भारत कितना तैयार है सर? अभिषेक जी। देखिए इस तरीके के युद्ध के लिए कोई भी वर्ल्ड की कंट्री तैयार नहीं हो सकती। इसका एक तरीके से ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ने मिस एडवेंचर, मैं इसको कहूंगा। ईरान कोई छोटा मुल्क नहीं है। इराक को जिस तरीके से उन्होंने तबाह किया, इराक अगर कंपैरिजन किया जाए या लेबनान को किया जाए या सीरिया को किया जाए, ये सब कंपैरेटिवली बहुत छोटी कंट्रीज है। ऐसा लगता है कि वियतनाम से लेके इराक तक और अब ईरान में भी अमेरिकन ने लेसन्स नहीं लिए हैं। ये ना केवल ईरानियंस के लिए डेवेस्टेटिंग होगी, ये अराउंड द वर्ल्ड पूरी दुनिया की सभी मेजर इकोनॉमीज के लिए एक बहुत बड़ा झटके का काम करेंगे। यूरोपियंस जो हैं, हम फिर भी अपने जो ऑयल इंपोर्ट्स हैं वो ऑफसेट कर चुके हैं, रशिया की तरफ कर चुके हैं। इवन यूएस हमें कह रहा है कि वेनेजुएला से आप ऑयल खरीदना शुरू कर दीजिए। तो हमारे पास फिर भी थोड़ा सा बेल्ट में जगह बची हुई है। पर आप इमेजिन कीजिए, यूरोप जो है वो पूरी की पूरी तरीके से अपनी गैस और एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए आज की तारीख में या तो यूएस की तरफ डिपेंडेंट होता जा रहा है, क्योंकि अभी तक सबसे ज्यादा सऊदी अरेबिया और उन सबसे यूरोप खरीद रहा था। वो रशिया से, जब से यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, रशिया से गैस और एनर्जी नहीं खरीद सकता। यूएस उसका एकमात्र साझीदार रह गया है एनर्जी का, जिसकी वजह से यूरोपियंस बहुत नाराज हैं। आप फ्रेंच मैक्रोन साहब के स्पीच सुन लीजिए। ये स्पेनियार्ड्स ने तो खुल के कह दिया है कि वी अपोज दिस एग्रेशन टुवर्ड्स ईरान। तो पूरी दुनिया में चीखें निकल रही है, सबसे ज्यादा यूरोपियंस की निकल रही है, जो कि अमेरिकन के सबसे क्लोज माने जाते थे। नेटो जो इनकी अलायंस है वो सबसे बड़ी और सबसे स्ट्रॉन्ग मिलिट्री अलायंस मानी जाती थी। आज की तारीख में ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो बहुत बुरी तरीके से अपनी एनर्जी के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए पूरी तरीके से यूएस के ऊपर डिपेंडेंट हो गई हैं। और अब यूएस, जो कि पहले जिसने नेटो जब बनाई थी तो ये कहा था दैट मैं आपको सिक्योरिटी और ये सब प्रोवाइड कराऊंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज रोल्स चेंज होते नजर आ रहे हैं। यूरोप के अंदर बहुत ज्यादा टेंशन का माहौल है। चाहे आप स्पेन को उठा लीजिए, उनकी मेजर इकोनॉमी, जर्मनी को उठा लीजिए, फ्रांस को उठा लीजिए, इवन यूके जो कि हमेशा ब्लाइंड फॉलोअर हुआ करता था यूएस का हर वॉर में, इस बार वहां के भी पीएम के जो सुर हैं, जो स्पीचेस हैं, आप उन्हें सुनिएगा, दे आर very much different from earlier scenarios। सर आपके पास और एक और चीज, सर लौट के वापस आऊंगी। शरद जी, मेरा आपसे सवाल है कि ट्रांसपोर्ट महंगा होने से रोजमर्रा की चीजों की कीमतों पर क्या असर पड़ेगा सर? क्या सरकार पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम कर सकती है? किसको क्वेश्चन आपने पूछा है? देखिए 5 स्टेट्स में शरद, मेरे से सवाल है आपसे मेरा यही सवाल है। शरद को लीजिए, सर आपसे है जी। देखिए 5 स्टेट्स में इस साल इलेक्शन है, तो सरकार के लिए एक बहुत ही टाइट रोप वॉक अंग्रेजी में कहते हैं रहेगा कि पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़े और उसका ग्राहकों के ऊपर उसका भार डाला जाए कि नहीं डाला जाए। हाँ, सरकार के पास ये विकल्प रहता है कि टैक्स, उस पे टैक्स कम कर दिया जाए या पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाया जाए। ये एक विकल्प हमेशा रहता है, परंतु ये विकल्प पीछे हमने देखा कि इतना आसान नहीं होता है। सरकार नॉर्मली टैक्स कम नहीं करती है, उसका भार जो है वो लोगों को, और जनता जानती है कि युद्ध चल रहा है, ऐसे में जो है ये चीजें वहीं से आती है। भारत 87% अपनी जरूरतें इंपोर्ट करता है, एनर्जी की बात कर रहा हूं मैं। तो जब सब लोग जानते हैं 87% इंपोर्ट कर रहा है, तो लोग भी समझते हैं, तो थोड़ा बहुत बाहर जाएगा तो कोई बात नहीं। परंतु अभी दिक्कत बात यह है कि एक अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। दुनिया भर की शेयर मार्केट्स गिर रही हैं, दुनिया भर के ट्रेडिंग, कमोडिटी ट्रेड मार्केट में प्रेशर है। इसका ये नहीं पता लग पा रहा है कि ये इसका अंत कब होगा और कैसे होगा। मुझे जो नजर आ रहा है, देखिए ईरान की जो परिस्थिति है, ईरान में अभी नए सुप्रीम लोड लीडर बने, 50% ईरान में इन्फ्लेशन था। इस युद्ध से पहले की मैं बात कर रहा हूं आपसे। अब युद्ध के बाद तो हालात और ज्यादा बिगड़ गए होंगे।
पर युद्ध से पहले 50% इन्फ्लेशन था, करेंसी उनकी नीचे जा रही थी, हजारों के हिसाब से उनके ऊपर सैंक्शंस लगे हुए थे ईरान को, आप जानते ही हैं इस बात को। तो अब ईरान अपने आप को कैसे संभालेगा युद्ध के बाद? तो ऐसे में जो सरकार होती है वो चाहती है कि ये मारो या मरो, डू और डाई एफर्ट है। जब युद्ध थम जाएगा, मैं तो ये सोच रहा हूं कि जब युद्ध थम जाएगा तो अमेरिका $1 बिलियन इस पे स्वाति रोज खर्च कर रहा है, 1 बिलियन 9,000 करोड़ रुपए का रोज का खर्च आ रहा है। ये मिसाइल्स, पेट्रियट और थार्ड जो है ये मुफ्त में नहीं आते हैं, इनके पीछे बहुत बहुत बड़ा पैसा लगता है। तो अमेरिका की अपनी हालात खराब है। 39 ट्रिलियन डॉलर का तो उधार है इस समय अमेरिका के ऊपर। तो मुझे लग रहा है ये आर्थिक, एक युद्ध के दो असर होते हैं, एक तो मिलिट्री जिसमें जान माल का नुकसान होता है, एक उसका आर्थिक असर होता है। तो मुझे नजर आ रहा है स्वाति कि आर्थिक असर इसका बहुत दूरगामी है, बहुत दूर तक इसका असर जाएगा, ना केवल खाड़ी में बल्कि यूरोप में, भारत में, एशिया में और खासकर अमेरिका में इसका असर होने वाला है। मुझे लगता है हमें कोई भी भविष्यवाणी प्रोजेक्शन करने से पहले, क्योंकि युद्ध के हालात जैसा मैंने कहा कि निरंतर बदलते रहते हैं, अभी हमें यह नहीं पता कि कितनी मिसाइल्स ईरान के पास बाकी हैं, हमें यह नहीं पता कि कितनी हाइपरसोनिक बाकी हैं, हमें यह भी नहीं पता, एक जरूरी बात बोलने जा रहा हूं, क्योंकि अमेरिका ने अपनी तरफ से उनका न्यूक्लियर का जो सारा खेड़ा था वो खत्म कर दिया था पिछले साल, पर फिर अभी आया कि 450 ग्राम उनके पास यूरेनियम है। तो अगर उनके पास न्यूक्लियर हथियार है, उन्होंने वो आखिरी वार के लिए बचा के रखा है, तो ये भी हमको नहीं पता है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो अनिश्चितता का माहौल है ये आर्थिक परिस्थितियों को और ज्यादा मुश्किल बना देता है इस वजह से। और आपको ये भी बताऊं कि जो कच्चा तेल है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो सुबह $120 छू गया था, उसमें सट्टेबाजी भी बहुत होती है। ये कमोडिटी मार्केट में ट्रेड किया जाता है और उसको उसमें बिकवाली, यानी कि बिना डिलीवरी लिए बिकवाली, बिना डिलीवरी लिए सेल भी करी जाती है, परचेज भी करी जाती है। तो मुझे लग रहा है कि हमें हर घंटे हर दिन हालात बदल रहे हैं। फिलहाल परिस्थिति विकट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्वाति जी, परमजीत सिंह जी, मेरा आपसे एक सवाल है कि अब एक नया लीडर चुन लिया गया है, सुप्रीम लीडर, तो उसके बाद इसका असर क्या युद्ध पर पड़ सकता है और ये युद्ध और आक्रामक हो सकता है, लंबा खिंच सकता है? सर, अगर आप इजराइल का एक एम देखिए, उनका एम एंड ऑब्जेक्टिव है कि जो टॉप रीजन है, चाहे जो रिलेटेड है अपने कम्युनिस्ट साहब के साथ, वो डिस्ट्रॉय करेंगे। तो मेरा सॉरी ये कहने के लिए कि ये जो उन्होंने नए जो सुप्रीम स्पिरिचुअल लीडर इलेक्ट किए हैं, ज्यादा देर वो नहीं रह सकते, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स की इंटेलिजेंस प्लस मोसाद की जो इंटेलिजेंस है वो इनको घेरेगी। मगर जो ईरानियन का कल्चर है, उनका हर एक जो इंसान जो अभी इसमें शहीद होगा, वो वर्ड शहीद यूज करते हैं, क्योंकि उनमें पेट्रियोटिज्म बहुत ज्यादा है। ओके, और आखिरी तक वो लड़ेंगे। और इसीलिए आपके कुछ ऑडियंस को ये बता दूं कि ये जंग अमेरिका ईरान से जीत नहीं सकता। हाँ, ये कर सकता है, उनको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकता है, और मगर जो भी मरेंगे उनको शहीद अपनी वो कंट्री वाले बोलते हैं और वो तैयार हैं मरने के लिए। तो इसलिए डिस्ट्रक्शन होगी और प्राइसेस शूट अप हो जाएंगे, इकोनॉमी उनकी पूरी तबाह हो जाएगी, मगर एट लास्ट में उनका जो इज्जत है वो बरकरार रहेगी। क्योंकि इतना बड़ा देश अमेरिका, वो इनको सोचा था कुछ ही दिनों में वो ईरान को बिल्कुल वैसे ही करेंगे जो उन्होंने वेस्ट एशिया में किया, वो होने नहीं वाला। ये मिडिल ईस्ट का एक ऐसा कंट्री है जो जिसका अगर हिस्ट्री देखोगे तो बहुत ही ज्यादा रिच हिस्ट्री है, और वो जो कुछ जो ऐसे लोग हैं डू एंड डाई, ये स्पिरिट से वो अपने देश की संभावना रखते हैं, भावना रखते हैं अपने देश की तरफ। सो ये मेरा है कि दैट ये लंबा चलने वाला है, मगर कितना लंबा चलने वाला है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स का भी मिड टर्म पोल आ रहा है। ओके, इसी साल में आ रहा है एंड में। तो क्या ट्रंप साहब अपने आप को बचा सकेंगे इस मिड टर्म पोल में? जबकि जैसे इन्होंने बताया $1 बिलियन हर रोज का खर्चा है, तो कितने साल कितने महीने चला सकते हैं? अगर लंबा भी खिंच जाए तो आप देखिए कितने कंट्रीज जो हैं वो इसके साथ नहीं है। अभी ट्रंप का एक स्टेटमेंट आया था कि अभी हम जब विन कर रहे हैं तो हमें कोई
किसी कंट्री की जरूरत नहीं है। जी, जबकि जब इंग्लैंड ने इनको अलाउ किया था कि इनके मिलिट्री एयरक्राफ्ट दे कैन रिफ्यूल एंड गो। बिल्कुल सर, आपके पास आती हूँ सर, आपके पास वापस आती हूँ एक सवाल के साथ, लेकिन उससे पहले शरद जी आपसे मेरा एक सवाल है कि भारत की अर्थव्यवस्था पर इस पूरे युद्ध का क्या असर पड़ने वाला है और उससे निपटने के लिए हमारी सरकार कितना तैयार है? हमारे पास क्या कुछ स्टॉक में अभी है या नहीं है? सर, क्या कुछ जानकारी आपके पास है इस संकट से निपटने के लिए? भारत कितना तैयार है सर? देखिए, भारत सरकार ने एक वॉर रूम बनाया है ऑब्जर्वेशन के लिए। उसमें बकायदा मिलिट्री डेवलपमेंट्स पे और आर्थिक डेवलपमेंट्स पे नजर रखा हुआ है। अभी हरदीप पुरी साहब का बयान आया था कि हमारे पास करीब 1.5 महीने का स्टॉक बाकी है, आपने देखा है। परंतु अगर लंबे, जैसा मैंने कहा कि अगर लंबे वक्त तक चलता है तो भारत सरकार को विकल्प इसमें देखने पड़ेंगे कि हम या तो जो बाकी का हम 50% अमेरिका से, वेनेजुएला से, ब्राजील से, नाइजीरिया से, 4 जगह से हम क्रूड और लेते हैं, तो हम वहां से उनसे परचेज बढ़ा दें। पर देखने वाली बात स्वाति, इसमें शायद कम लोग जानते हैं कि जो अमेरिका से क्रूड आता है उसको WTI बोलते हैं, वेस्टर्न टेक्सास इंटरमीडिएट। वो क्रूड हार्ड होता है, उसकी आउटपुट कम होती है, उसका रिफाइनिंग की फैसिलिटी भी सिर्फ जामनगर में और एक आध जगह और है, बाकी जगह उसकी रिफाइनिंग नहीं हो सकती है। तो ये भी देखने वाली बात, वो महंगा पड़ता है हमको, उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी ज्यादा है, इंश्योरेंस कॉस्ट भी ज्यादा है। तो इस सब को देखते हुए भारत के पास जो विकल्प है वो उतने आसान नहीं है, ये हमें देखना होगा। दूसरी बात, जो एनर्जी हम लेते हैं, LNG हम लेते हैं, उसका इस्तेमाल पेंट, केमिकल्स और यहां तक कि फर्टिलाइजर्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। और तो इसका असर किसानों पर भी पड़ सकता है। हमारे यहाँ उर्वरक, फर्टिलाइजर जिनको बोलते हैं, उनकी शॉर्टेज महसूस की जा सकती है। तो देखिए, मैं कुछ भी बात बोलकर कोई पैनिक नहीं क्रिएट करना चाहता। TV 100 के जो दर्शक हैं, बोलने को तो बहुत कुछ है, ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये कम हुआ तो ये हो जाएगा। पर मुझे लगता है कि एक रिस्पॉन्सिबल एक्सपर्ट होने के नाते मैं ये कहना चाहूंगा, मेरे जो माननीय दोनों एक्सपर्ट्स हैं वो भी इस बात से मेरे से सहमत होंगे कि हमें कोई पैनिक नहीं क्रिएट करना है। इसलिए नहीं करना है क्योंकि युद्ध कल को हो सकता है कोई ऐसी बात हो, युद्ध एकदम से रुक जाए। आपने देखा होगा युद्ध चलते हैं, आप तो जर्नलिज्म की दुनिया से आती हैं, क्या हम अगले घंटे बता सकते हैं क्या खबर आएगी? तो जब खबरों के आधार पर हम इस समय अर्थव्यवस्था को माप रहे हैं तो हमें उन खबरों का इंतजार करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, समय की थोड़ी कमी है हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया, अपने तमाम जानकारी हम तक पहुंचाई है। ग्रुप कैप्टन परमजीत सिंह का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर अभिषेक जी का बहुत बहुत शुक्रिया। शरद कोहली जी का बहुत बहुत शुक्रिया TV 100 तक तमाम ये जानकारियां पहुंचाने के लिए। तो देखने वाली बात ये होगी कि इजराइल, ईरान, ये जो युद्ध और अमेरिका कहां तक ये खिंचता है, इसका असर किन किन देशों पर पड़ता है, भारत पर कितना पड़ता है। इन तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ लगातार बने रहिए और देखते रहिए TV 100।